हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम क्लास 9th की चैप्टर यूनिट 9 से हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है बच्चों कि फोर्स क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी बॉडी पर पुश या फिर उसको पुल करेंगे तो जो चेंज आएगा उस बॉडी में, जो चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, किस वजह से हुआ है, फोर्स की वजह से। ठीक है, तो जो चेंज हम उस बॉडी के अंदर ला सकते हैं वो किसकी वजह से ला सकते हैं, फोर्स की वजह से। यानी कि फोर्स क्या होता है, जब हम किसी बॉडी को पुश या पुल करेंगे तो जब वो बॉडी रेस्ट में होगी और मोशन में होगी, या फिर वो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर वो मोशन में होगी, तो उसकी जो स्टेट ऑफ चेंज बाय पुश और पुल, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स। हम किसी बॉडी को चेंज कर पाए उसकी स्टेट को, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हम रेस्ट से उसको मोशन में ला सके, और मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में लेके आ सके। यानी कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज कर दी गई है बाय किसके थ्रू, पुश और पुल के थ्रू, तो वो क्या कहलाएगा, फोर्स। अब इसके जो 3 इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, पहला क्या होगा कि इट विल चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। यानी कोई चीज जो है इसकी स्पीड में आ रही है तो हम उसको फोर्स लगाने के बाद उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, या फिर उसकी स्पीड को हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ही जैसे डायरेक्शन की बात आई तो सेकंड ही पॉइंट क्या कहता है, इट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब कोई बॉडी आ रही है तो हमने उसकी डायरेक्शन को, जैसे कोई बॉल आ रही है हमारी तरफ और हमने उसको पैर से किक कर दिया तो वो वापस चलेगी, तो उसकी हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि इट विल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट विल चेंज द शेप ऑफ बॉडी। अगर हम किसी जो बॉल है उसको हमने जस्ट प्रेशर कर दिया, यानी कि उस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से उसकी जो शेप है वो चेंज हो गई, तो ये किस में आएगा, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अंदर। यानी कि हम 3 चीजों पे इफेक्ट लेके आ सकते हैं बाय फोर्स। उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं, और उसकी शेप को भी इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम बैलेंस्ड फोर्स को पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। जब when 2 or more forces acting on a body are equal in magnitude but opposite in direction, मतलब जब कोई फोर्सेस, 2 फोर्सेस किसी बॉडी पर दोनों तरफ से सेम डायरेक्शन में उस बॉडी पर अप्लाई हो रहे हो, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो, मीन दे कैंसिल आउट ईच अदर फोर्स एंड रिजल्ट विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। जब कोई बॉडी बीच में रखी है और इस तरफ से भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस तरफ से भी 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से सेम धक्का लगाया जा रहा है, लेकिन जो बीच में बॉडी रखी है वो चेंज नहीं कर रही अपनी स्टेट को, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं ए बुक ऑन टेबल। जैसे कि मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल के ऊपर रखी है एक बुक, और बुक को अगर हम ध्यान से देखें तो जो बुक है वो अपना फोर्स जो फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो अपने तरफ पुल करेगी विद ग्रेविटी की, यानी कि फोर्स से, ग्रेविटी फोर्स से इस बुक को वो नीचे की ओर खींचेगी टेबल से। लेकिन जो टेबल है वो कितना फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में, वही सेम, यानी ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो टेबल है वो बुक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है कि बुक ऊपर ही रहो। ठीक है, लेकिन बुक क्या चाहती है, अगर जैसे ही हम मेज को हटा देंगे तो बुक को अगर हम फ्री स्पेस में छोड़ देंगे तो ग्रेविटी जो है वो उस बुक को नीचे की ओर डायरेक्शन में ग्रेविटी के फोर्स से खींचेगी, लेकिन जो टेबल है वो फोर्स इस बुक पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देती है। इसलिए जो बुक है वो किस तरीके के फोर्स में आ जाती है, बैलेंस्ड फोर्स के इक्वल में आ जाती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। अब सेम इसी तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, when 2 or more force acting on a body are not equal। यहां पर क्या था, force acting on an object are equal in magnitude but opposite in direction।
मतलब जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ग्रेविटी। यहाँ पर भी क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेविटी। यानी कि अगर जो फोर्स है वो 9.8 न्यूटन के फोर्स से नीचे ग्रेविटी जो है वो अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गया 9.8 न्यूटन की फोर्स की ग्रेविटी के अपोजिट में। ठीक है, तो दोनों तरफ फोर्स कैसा लग रहा था बुक पर, अपोजिट डायरेक्शन में था, और फोर्स कितना था, ग्रेविटी के इक्वल। वैसे ही अब यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर नॉट इक्वल है। तो when two or more force acting on a body are not equal in magnitude or not opposite in direction, मतलब जो डायरेक्शन है वो अपोजिट नहीं होगी, प्रॉपर अनइक्वल फॉर्म में रहेगा, दिस विल क्रिएट ए नेट फोर्स विच विल चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एक टॉय कार। जैसे कि एक गाड़ी ली और गाड़ी जो है वो 40 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पर जा रही है, अपने स्पीड से जा रही है 40 न्यूटन के फोर्स से। अब एक टॉय कार है तो 40 न्यूटन के फोर्स से यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि मैंने एक यहाँ से पीछे से एक जो है वो धक्का लगा रहा है इस टॉय कार पर, कितना, 40 न्यूटन के। ठीक है, अब आगे से जो अदर जो मैन है वो क्या करता है, 70 न्यूटन के फोर्स से इस पर फोर्स लगा देता है, तो 70 माइनस 40, 30 न्यूटन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा इसकी तरफ से। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये फॉलो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रहा है। ठीक है, फोर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही फोर्स ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा हो गया, 30 न्यूटन। अब 30 न्यूटन की जो फोर्स लगेगा वो इस टॉय कार को अपोजिट डायरेक्शन में धकेल देगा। इस तरीके से ये क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन until an external unbalanced force applied on it। क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ, जब तक कोई बॉडी कंटिन्यूस या तो रेस्ट में है या फिर मोशन में है। अगर कोई बॉडी कोई रेस्ट में रखी है या फिर कोई मोशन में है, जब तक उस पर until an external, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो किस स्टेट में रहेगी, या तो वो रेस्ट में ही रहेगी या फिर वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रह जाएगी, और रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, वो भी अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए बॉल विल कीप ऑन ग्राउंड। अगर कोई बॉल ग्राउंड पर रखी है, ग्राउंड में पड़ी है, तो उस पे क्या होगा, जब तक हम उस पर कोई किक नहीं करेंगे तो वो बॉल वहीं पर ही रखी रहेगी। इट नेदर मेक ए गोल और मूव अंटिल वी अप्लाई ए किक ऑन इट। जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे या मूव नहीं करेंगे, मतलब जब तक वो मूव नहीं करेगी, जब तक हम उस पर किक नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का। ठीक है, अब है सेकंड, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, देखो, ईच एंड एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू रेजिस्ट इट्स चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। क्या है कि भाई कोई भी एक बॉडी है वो अपने आप को रेजिस्ट करके रखती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रुकना चाहिए जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ये एक तरीके से यही कह सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का ही एक सेम वर्जन है, जिसको हम इनर्शिया बोल रहे हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी बॉडी हैज ए टेंडेंसी, मतलब कोई भी एक बॉडी है वो अपने आप को वहीं पर रेजिस्ट करना ज्यादा पसंद करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम किस तरीके से जानते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ये पूछता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को और हम क्या कह सकते हैं, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को जानते हैं। ठीक है,